सांस के मरीज में अगर आपको वीजिंग जैसे सीटी जैसी आवाज़ आती है, नाक बहे, छींके आए और दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर हों और यंग एज से सिम्टम्स हैं और कोई नॉन स्मोकर है, तो उसमें हम लोग शक करते हैं कि इसको अस्थमा की वजह से ज़्यादा सांस फूलता है। इसमें हम जांच के तौर पे ब्लड टेस्ट कराते हैं एलर्जिक अस्थमा, क्योंकि एक एलर्जी से प्रेसिपिटेटिव बीमारी है जिसमें हम कॉमनली एलर्जेंस देखते हैं, तो उससे संबंधित ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें एक इओसिनोफिल काउंट, टोटल IgE लेवल, इससे संबंधित फंगल इन्फेक्शन के लिए जैसे एस्परजिलस के लिए हम जांच करते हैं। इसके अलावा यूजुअली जो हमारे अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनमें एक्सरे हम फाइंडिंग्स नॉर्मल आती है, एक्सरे नॉर्मल रहता है। सांस की समस्या आजकल काफ़ी बढ़ गई हैं और हमारे सभी कॉमन पॉपुलेशन में सांस की तकलीफ़ें बहुत हैं। काफ़ी पेशेंट्स अब आ रहे हैं जो कि कहते हैं सांस चलते वक्त फूलता है, कुछ कहते हैं कि बैठे बैठे भी फूलता है, कईयों में वीजिंग शुरू हो गई है। और इन वीजिंग के पेशेंट्स में हम लोगों को काफ़ी बार डिफरेंशिएट करना होता है कि क्या जो ये सांस है अस्थमा है या ये सांस कोई COPD है, जो कि ज़्यादातर हम पोल्यूशन या स्मोकर्स में देखते हैं। तीसरा इसी में ही छुपा रहता है कि कोई कार्डियक कॉज तो नहीं है इस अस्थमा का। और इन तीनों में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें और कैसे अपने मरीज़ को इलाज के लिए आगे और डायग्नोसिस के लिए आगे बढ़े, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। मैं आनंद जायसवाल हूँ। मैं मेदांता मेडिसिटी में डायरेक्टर रेस्पिरेटरी विभाग में हूँ। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर संदीप, जो संतोष मेडिकल कॉलेज के मेडिकल अस्पताल के फरीदाबाद में हेड हैं और ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में MD हैं और 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है पोस्ट MD। तो आज हम इस चर्चा में डॉक्टर संदीप रहेंगे और मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे और हम लोग लेंगे वो, आप भी कुछ इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और हम लोग एक दूसरे से चर्चा करके इस तीनों तरह के सांस के मरीजों का कैसे आगे हम बढ़ते हैं और कैसे डायग्नोसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो संदीप, जब ये सांस का पेशेंट कोई आता है, सांस फूल रहा है चलने पे या कोई आवाज़ आती है, तो उसमें आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उन पेशेंट्स को आप बताते हैं कि आपको अस्थमा है या आपको COPD है? सर, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हम अपने जो कॉमन OPD प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग भिन्न एज ग्रुप के लोग आते हैं जिनकी सांस फूलती है। तो शुरुआत हम लोग एक क्लिनिकल हिस्ट्री से लेते हैं। हम पूछते हैं कि ये परेशानी उनको कैसे है सांस फूलने की, और इस हिस्ट्री में हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वो पहले से कोई दवाई ले रहे थे सांस की, या उनको सांस की दिक्कत लगातार बनी रहती है, बीच बीच में ये ठीक हो जाती है, या उनकी फैमिली में या उनको कोई ऐसी एलर्जी की हिस्ट्री है, किसी चीज़ से उनको एलर्जी होती है, या फिर उनको साथ में जैसे एलर्जी के साथ कुछ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स या दिक्कतें हैं, जैसे जुकाम रहना, छींके आना या कुछ इस तरीके की जो एलर्जी का संकेत देती हों। उसकी वजह शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि अस्थमा और COPD बहुत ही मिलती जुलती बीमारियां हैं, इनके लक्षण काफ़ी सिमिलर हैं। तो हम अपनी बीमारी के बारे में अपना डायग्नोसिस बनाने के लिए पूछते हैं कि ये दिक्कत कब से है और इसमें उनको लगातार ये दिक्कत बनी रहती है, कोई फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, और इसके आधार पे हम अपना डायग्नोसिस बनाना चाहते हैं। और इसका बनाने के लिए हिस्ट्री के बाद हम एक उनके टेस्ट भी कराते हैं, जैसे छाती का एक एक्सरे, कंप्यूटर से उनकी सांस की जांच, जो हम स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसके आधार पे हम अपनी जैसे अस्थमा के लिए प्रोसीडिंग्स करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अस्थमा का देने के लिए कि जो कि दमा से अलग है, हमें अपना डायग्नोसिस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही कहा संदीप। ऐसा जैसे संदीप ने बोला है कि सांस के मरीज में अगर आपको वीजिंग जैसे सीटी जैसी आवाज़ आती है, नाक बहे, छींके आए और दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर हों और यंग एज से सिम्टम्स हैं और कोई नॉन स्मोकर है, तो उसमें हम लोग शक करते हैं कि इसको अस्थमा की वजह से ज़्यादा सांस फूलता है। और कोई मरीज जैसे स्मोकर है या वो ऐसा एक्सपोजर है उसको घर में, जैसा गांव में लेडीज़ को चूल्हे का, लकड़ी का, कोयले का, उपलों का जलाने से और धुएं होने का रहता है, और उनमें जब सांस फूलता है तो हम लोगों का शक COPD की तरफ ज़्यादा बढ़ता है।
तो इन दोनों के सांस में संदीप कैसा डिफरेंस रहता है? क्या दोनों के सांस का पैटर्न एक ही रहता है या किसी में कम ज़्यादा होता रहता है, किसी में बढ़ता चला जाता है? ये भी सर बहुत ही अच्छी बात आपने डिस्कस करने के लिए बताई है हमें कि सर हमारी जो रेस्पिरेटरी की प्रैक्टिस है इसमें हम देखते हैं कि एक कि पेशेंट किस एज ग्रुप का है। जो यंग एज के पेशेंट्स होते हैं, जो 40 साल से नीचे हैं, पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं 30 साल 20 साल की एज ग्रुप में, उनमें हम अस्थमा का शक ज़्यादा रखते हैं। और जो COPD के एज है वो हायर एज ग्रुप में, पेशेंट हायर एज ग्रुप में रहते हैं, 40 साल से ज़्यादा उम्र के, 50 साल से ज़्यादा उम्र के। तो इनमें जो सांस लेने का पैटर्न जो हम अस्थमेटिक पेशेंट देख रहे हैं ये सीज़न से प्रेसिपिटेट होते हैं। जैसे मौसम बदलता है तो शायद इनकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। फसल कटाई के समय इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जो हमारे COPD या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लोग काला दमा भी बोलते हैं, ऐसे पेशेंट की सांस की दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं। ये पेशेंट आराम तो हो जाता है लेकिन बीच बीच में इनको लगातार ये दिक्कतें आती हैं। और इनकी हिस्ट्री भी होती है कि ये स्मोकिंग, घर पे हुक्का, ये सारे एक्सपोजर होते हैं। महिलाओं के केस में हम एक ये जिसे आपने बताया कि चूल्हे पे खाना बनाना या गोबर कोयले का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको सांस की दिक्कत प्रेसिपिटेट करती हैं। तो ये एक फ़र्क है कि जहाँ अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे फेफड़े नॉर्मल रहते हैं और COPD में फेफड़ों में चोट पहुँचने के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी वजह से अस्थमा के पेशेंट आपको बीच में बिल्कुल नॉर्मल मिलते हैं और हमारे COPD या काला दमा वाले पेशेंट, इनको सांस की दिक्कत लगातार बनी रहती है। और ये हायर एज ग्रुप में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग होते हैं। सो जो हमारा अस्थमा का मरीज सांस से परेशान होता है तो उसमें सांस अपने आप ठीक होता रहता है, बिगड़ता रहता है। तो काफ़ी पीरियड आते हैं बीच में जब मरीज़ कहता है मैं ठीक हूँ और मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर एकदम से दोबारा से अटैक पड़ता है। COPD के मरीज यूजुअली सांस फूलता ही जाता है और कभी उनका पूरा रिलीफ नहीं हो पाता है। थोड़ा कम होगा लेकिन हमेशा सांस रहता ही है। तो फिर संदीप, इन दोनों को डायग्नोज करने में क्या टेस्ट अपने को मदद देते हैं? ब्लड के क्या टेस्ट अपने को हेल्प करते हैं? सांस के टेस्ट या कोई एक्सरे जिनसे अपने को पता लगे कि कितना बीमारी है और कैसे इसका फिर आगे इलाज हम चर्चा करें? ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा मेडिकल पार्ट है ये, कि हम जैसे इसमें इसमें हम जांच के तौर पे ब्लड टेस्ट कराते हैं एलर्जी, अस्थमा क्योंकि एक एलर्जी से प्रेसिपिटेटिव बीमारी है जिसमें हम कॉमनली एलर्जेंस देखते हैं, तो उससे संबंधित ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें एक इओसिनोफिल काउंट, टोटल IgE लेवल, इससे संबंधित फंगल इन्फेक्शन के लिए जैसे एस्परजिलस के लिए हम जांच करते हैं। इसके अलावा यूजुअली जो हमारे अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनमें एक्सरे हम फाइंडिंग्स नॉर्मल आती हैं, एक्सरे नॉर्मल रहता है। और इसके अलावा जैसे हम बलगम में भी एलर्जी वाली सेल्स इओसिनोफिल्स की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट रहता है कंप्यूटर से सांस की जांच, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री कहते हैं। उसमें उसके आधार पर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट किया जाता है जिसमें हम अस्थमा को डायग्नोज करते हैं और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट या फिर इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट COPD की तरफ संकेत करती है। तो जो ब्लड सेल्स हैं जिनमें हम न्यूट्रोफिल से इन्फेक्शन वाली सेल्स ज़्यादा देखते हैं, या हमारा एक्सरे में हम देखते हैं कि ये COPD के पेशेंट्स में फेफड़े फूले हुए होते हैं, एम्फाइसीमा में फेफड़े फूल जाते हैं। इसी तरीके से ब्रोंकाइटिस में अलग तरीके के बदलाव आते हैं एक्सरे में, और अगर हमें उसमें भी दिक्कत ज़्यादा लगती है तो उनका हम CT स्कैन वगैरह भी कराते हैं, आगे के टेस्ट भी कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट, बलगम की जांच, एक्सरे और इसके अलावा जो हमारा CT की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री टेस्ट, ये हमारी इस बीमारी का डायग्नोसिस बनाने में या बीमारी को पकड़ने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो ये जो सभी टेस्ट बताए संदीप ने, ये इम्पॉर्टेंट हैं और सभी सांस के मरीजों को ज़रूर कराने चाहिए। और ज़रा सा भी अगर हमें डाउट होता है कि तीसरा जो कारण हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई हार्ट का इशू तो नहीं हो गया है, कार्डियक एस्थमा तो नहीं है किसी को, तो इसमें हम लोग कई बार इको भी ऐड कर लेते हैं अगर हमें शक लगता है कि हार्ट की धड़कन या हार्ट की कोई साउंड्स एबनॉर्मल हैं क्या। तो इसमें ये जांचें ज़रूरी हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अस्थमा ज़्यादातर एलर्जिक होता है और इसमें एलर्जी के जो है 2 टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए जानना, एक यूज़िनोफिल काउंट और एक IgE। और इन्हीं दोनों से फिर आगे इलाज भी निर्धारण करने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो
सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, उसको डायग्नोस कैसे करें, उसके लिए क्या साधारण से टेस्ट होते हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है ये, सभी लोग ये टेस्ट कर पाते हैं, सांस का फूंकने का टेस्ट। और इसके बाद फिर हम लोग इसको डायग्नोस करके इलाज की पद्धति डिसाइड करते हैं। तो संदीप, फिर अगर सपोज मुझे अस्थमा है तो मेरे लिए आप फिर किस तरह ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और क्या इलाज देते हैं? मेडिकल पार्ट जो आपने कहा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली एक बार जब हम बीमारी का निर्धारण कर लेते हैं कि अस्थमा किसी को भी दिक्कत है या COPD की दिक्कत है, तो अस्थमा के लिए हम लोग जो मेडिकल साइंस में इनहेल ट्रीटमेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनहेल ट्रीटमेंट और इनहेल स्टीरॉयड एक तरीके की दवाइयाँ जिसको हम इनहेल रूट से देते हैं ताकि मरीज को साइड इफ़ेक्ट्स ना पहुँचे। इसके अलावा हम एलर्जी की कुछ टैबलेट्स भी देते हैं जो अस्थमा में एलर्जी को कम करने में हेल्प करती हैं। उनकी एक शॉर्ट ड्यूरेशन रहती है, उतने टाइम तक हम वो भी देते हैं। इसके अलावा अगर हमें बीमारी में कुछ और इन्फेक्शन की संभावना होती है तो उसमें हम कई बार जैसे फंगल इन्फेक्शन, कभी किसी सिलेक्टेड केसेस में कुछ एंटीबायोटिक्स का भी रोल होता है। इसके अलावा जब हमारे कुछ एक परसेंटेज है जहाँ डिफ़िकल्ट या मुश्किल अस्थमा है, वहाँ कुछ नोवल थेरेपी हैं, नई दवाइयाँ हैं जिनको हम IgE, मोपेलिजुमैब, ये नई दवाइयाँ हैं जो थोड़ी सी महंगी हो सकती हैं। इनका भी इस्तेमाल किया जाता है जो डिफ़िकल्ट अस्थमा या थोड़े से पेशेंट जिनको अलग तरीके का ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन इओसिनोफिल्स कंट्रोल करने के लिए या साथ में कोई और प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम अस्थमा में ट्रीटमेंट देते हैं। नेबुलाइजेशन रूट से स्टीरॉयड्स या इन्हेलर रूट से हम मरीज को पहले लेना सिखाते हैं कि ये कैसे लिया जाता है ताकि वो सही तरीके से दवाई ले पाएँ और आगे जाके उसको ड्रग कंट्रोल करने में हेल्प रहे। इसके साथ साथ हम घर में उसको जैसे अपनी सांस की, फेफड़े की क्षमता मॉनिटरिंग करने के लिए भी डिवाइसेस बताते हैं कि घर में अपना वो एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी सी बातें हैं जो हम अस्थमा में करते हैं। सो अस्थमा के लिए जो अब इलाज है वो ज़्यादातर इन्हेलर है। अब तरह तरह के इन्हेलर आते हैं तो हम लोग मरीज़ों को सब चीज़ें सिखाते हैं कि कौन सा इन्हेलर वो ले पा सकते हैं। तो हम लोग उस दौरान उनको तरह तरह के इन्हेलर समझाते हैं कि इस इन्हेलर में ऐसे लेना है सांस, इसमें ऐसे लेना है, और फिर वो सेलेक्ट करता है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट है। तब वो इन्हेलर हम लोग उसको देते हैं और अच्छे से उसको 2-3 बार सिखाया जाता है कि कैसे सांस लें, कैसे दवाई उसमें से अंदर जाएगी और कैसे उसको बाद में गले में साफ करके कुल्ला करना रहता है। ये इन्हेलर में जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ लंग्स में जाके, सांस की नलियों में जाके लोकल इफेक्ट करती हैं, इनका सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं आता है। और जैसे संदीप ने बोला, अगर कोई सीरियस अस्थमा है, सीवियर अस्थमा है जिसमें बहुत यूज़िनोफिल्स ज़्यादा हैं या IgE ज़्यादा है, तो हम एलर्जी और एलर्जन डिटेक्ट करके उसका फिर इंजेक्शंस या उसके जो इलाज आगे है वो दे सकते हैं। उसका आगे इलाज विभिन्न प्रक्रिया से किया जा सकता है। अब संदीप, COPD रह गया। आप COPD को आप कैसे ठीक करते हैं? ये मरीज़ तो बहुत सालों से या तो स्मोकिंग करके आ चुके होते हैं, हुक्का, बीड़ी, कुछ भी, सिगरेट, या अपना चूल्हे में खाना पकाना। तो इन मरीज का इलाज क्या कोई अलग तरह के मॉलिक्यूल से होता है या सेम अस्थमा जैसा ही? सर, आपने ये भी एक प्रैक्टिकल हमारे लिए मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात है। और COPD का इलाज अस्थमा से अलग होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट आप इनहेल रूट से ही देते हैं, इनहेलर के थ्रू ही देते हैं, लेकिन इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं जो लामा या लाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनके अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। और इसके अलावा जैसे पेशेंट्स को अगर ज़्यादा दिक्कत होती है घर में, हम उनको नेबुलाइजर्स का भी एडवाइस करते हैं कि आप नेबुलाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब ये COPD वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से परेशान होते हैं और स्मोकिंग की वजह से फेफड़े कमज़ोर रहते हैं, तो हम घर पे ऑक्सीजन का भी कई बार एडवाइस करना पड़ता है, या फिर इनकी सांस को कंट्रोल करने के लिए बाईपैप छोटी वेंटिलेटर जैसी मशीन होती है, उसको भी हम घर पे एडवाइस करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट जैसे COPD में हम जानते हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारी है, बीच बीच में उसको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, तो और दवाइयों का भी कुछ रोल रहता है, जिनमें एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं हम, सिस्टेमिक या IV स्टीरॉयड्स कह सकते हैं, या ब्रोंकोडायलेटर जो इंजेक्टेबल रूट से देने पड़ते हैं। तो ये
कॉमन दवाइयाँ हैं जो रेस्पिरेटरी की प्रैक्टिस में हम अपने COPD के पेशेंट्स को देते हैं, जो कि अस्थमा से अलग तरीके की दवाइयाँ हैं और इनका एक अलग ड्यूरेशन होता है, मेथड अलग होता है और पेशेंट्स को हम बीमारी को तो शायद हम नहीं हटा सकते, बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है COPD के पेशेंट्स में इसलिए जो इलाज है थोड़ा सा विभिन्न हो जाता है, क्योंकि ये पेशेंट्स में जो सांस रहता है पूरा कभी भी ठीक नहीं होता है। तो जैसा संदीप ने बताया कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सांस के द्वारा दिए जाते हैं वो अलग तरीके के हैं और इनमें बार बार एक्सेसरबेशंस होते हैं जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ता है। काफ़ी बार इन पेशेंट्स में ऑक्सीजन लग जाती है बाद के दिनों में, और कोई छोटी बाईपेप की मशीन या NIV जिसमें मास्क लगा के हवा दी जाती है वो मशीनें का भी उपयोग होता है। संदीप, इन पेशेंट्स में कुछ वैक्सीन्स भी रिकमेंडेड हैं आप बता रहे थे। ऐसे पेशेंट्स में हमारे COPD इवन अस्थमा के डिफ़िकल्ट पेशेंट में आजकल तो वैसे और बीमारियों के लिए भी हम एडवाइस करते हैं, तो एक न्यूमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीग्रिप वगैरह, तो ये इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है ताकि एक्सेसरबेशन या एपिसोड बीमारी के कम हो और हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम रहे। तो ये वैक्सीन्स हम अपने पेशेंट को लगाते हैं, पर्टिकुलरली जिनको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन या जो लगातार इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। सर, बहुत अच्छी बात है आपने हमसे की, बहुत अच्छा लगा डिस्कस करके। मेरे को लगता है कि हमें एक, जैसे लोग आजकल वेप करते हैं, हमारा आजकल वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में भी ये कल्चर आ रहा है, तो सर अब आप इसके लिए मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए कि क्या ये सेफ़ है और क्या ये हमारा सिगरेट्स को छोड़ने में लोगों की हेल्प करता है, इसके बारे में आप बताइए सर। संदीप, आजकल सिगरेट्स आई हैं जिसमें ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ इसमें निकोटीन रहता है, इसमें टोबैको के हानिकारक कण नहीं रहते हैं जो फेफड़े में कैंसर या COPD करें। तो इसलिए ये सोचा गया कि सिगरेट छुड़ाने के लिए ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि निकोटीन जो है उसमें भी रहता है और पेशेंट टोबैको ना ले जिससे उसके अंदर कार्सिनोजेंस और टॉक्सिक मटेरियल ना जाए। तो धीरे धीरे ये एक रास्ता बना छुड़ाने के लिए सिगरेट के लिए, लेकिन अब देखा गया है कि सिगरेट के भी अपने नुकसान हैं और उसको पीने वालों के भी फेफड़े में डैमेज होती है। और ये देखा गया है कि इन सिगरेट्स के अंदर जो केमिकल्स रहते हैं जैसे ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, ये और फ्लेवरिंग एजेंट्स जो डाले जाते हैं, उन सब से फेफड़े को नुकसान पहुंचता है। और काफ़ी केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें एक्यूट लंग इंजरी, निमोनिया और डिफ्यूज़ लंग डैमेज हुई है पेशेंट्स को। तो आजकल जो ये लोग सोचते हैं कि सिगरेट हानिकारक नहीं है, ये अभी पूर्णतः साबित नहीं हुआ है। इनके हानिकारक परिणाम देखे गए हैं और काफ़ी सीरियस देखे गए हैं। तो इसलिए इसको अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड नहीं करती है एज ए मेथड ऑफ लीविंग स्मोक और या स्मोकलेस डैमेज। संदीप, आज बहुत अच्छा रहा आपसे मिलके, काफ़ी हम लोग चर्चा कर पाए फ्री होके इन दोनों बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया अस्थमा के बारे में, COPD के बारे में, और इन सभी पेशेंट्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं आप हार्ट तो नहीं मिस कर रहे। काफ़ी बार डॉक्टर्स लोग भी गलतियां करते हैं कि अस्थमा करके छोड़ दिया या COPD करके छोड़ दिया, लेकिन हल्का सा उसमें हार्ट का भी एलिमेंट जुड़ जाता है एक एज के साथ, तो हार्ट की बीमारियां भी रूल आउट करना अच्छा है। ये सभी बीमारियां इलाज के लायक हैं, इनसे आपको सांस की तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है अगर आप अपनी दवाई नियम से लें और अपने परहेज का, डॉक्टर्स की एडवाइस का फॉलो करें और अपने सभी टेस्ट जो सिंपल टेस्ट हैं वो करवा के अपनी बीमारियों का निदान करवाने के लिए आप ज़रूर एक बार अस्पतालों में अपने फिजिशियन से संपर्क करें। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप। थैंक यू सर, थैंक यू।